और चलिए, एक तरफ होली का त्योहार है तो वहीं चुनावी मौसम भी है, और इस चुनावी मौसम के बीच भारतीय जनता पार्टी की नई लिस्ट जारी हुई। नई लिस्ट में हरियाणा के जो बाकी बचे हुए 4 नाम वो भी सामने आ गए हैं। और रणजीत सिंह, जो कि निर्दलीय विधायक थे अभी तक, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, बीजेपी में शामिल हुए कल। और इसी तरह से कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को टिकट मिली है, तो वो भी कल ही बीजेपी में शामिल हुए थे। लिस्ट जारी होने से पहले इन दोनों को बीजेपी में शामिल करवाया गया, और इसके अलावा 2 चेहरे और चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। अरविंद शर्मा रोहतक से, जो वर्तमान सांसद हैं, उन पर एक बार फिर से दांव लगाया गया बीजेपी की तरफ से। तो वहीं राय से विधायक मोहनलाल बड़ौली को सोनीपत की जिम्मेदारी दी गई है। सोनीपत में वो चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, यानी कि जो बचे हुए 4 चेहरे थे उनका ऐलान भी कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी की, और 5वीं लिस्ट में हरियाणा के भी 4 नाम। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, हरियाणा की जो 4 चेहरे बाकी रह गए थे उनके नामों का भी ऐलान कर दिया गया है। किस तरह से देखें, ये जो 4 चेहरे अब उतारे गए हैं, इनमें से एक की अगर बात करें तो अभी वर्तमान में भी सांसद हैं रोहतक से, लेकिन बाकी तीनों चेहरे भारतीय जनता पार्टी के लिए और वर्तमान सांसदों से अलग हैं, यानी कि नए चेहरे एक तरह से लोकसभा चुनाव के लिए। तो क्या कुछ समझा जाए इस रणनीति को बीजेपी की? हितेंद्र, देखिए, अब की बार शुरू से ही लग रहा था कि हरियाणा में करीब 5-6 ऐसे नए चेहरे चुनाव मैदान में देखने को मिलेंगे, और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की टिकटों को लेकर जब चर्चा थी उस समय भी कहा जा रहा था, तो वैसा ही हुआ है। देखिए, 4 चेहरे पुराने और 6 चेहरे नए हैं इस बार चुनाव मैदान में। और जो कल लिस्ट जारी की गई, भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में अब तक के 402 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। कल जो लिस्ट जारी की गई वो 111 उम्मीदवारों की थी, और उनमें हरियाणा के चेहरों पर खासतौर पर नजर रही। दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा, और यहां जिस प्रकार से चेहरे बदले गए और एकाएक नए चेहरे जो पार्टी में शामिल हुए, और कुछ देर पहले ही शामिल हुए, और उन्हें हाथों हाथ टिकट भी दे दी गई। यानी उनके नाम तो पहले से ही तय थे, केवल वो शामिल करने की औपचारिकता जो है वो की जा रही थी। देखिए, नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। हालांकि पहले भी लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे हैं, लेकिन अगर 10 साल पिछले देखें, 2014 में वे चुनाव हारे थे नवीन जिंदल जी, और राजकुमार सैनी ने, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे राजकुमार सैनी, उनसे पराजित हुए थे। और उसके बाद से देखिए लगातार वे राजनीतिक तौर पर सक्रिय नहीं थे, कांग्रेस में भी सक्रिय नहीं थे, राजनीतिक तौर पर भी सक्रिय नहीं थे। न ही उनकी माता पहले मंत्री रही हैं सावित्री जिंदल, वे भी सक्रिय नहीं थी। और कल एकाएक उन्होंने पहले कांग्रेस से अपना इस्तीफा सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दिया, और कहा, धन्यवाद भी किया पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का और कांग्रेस के नेतृत्व का, और पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। और उसी ऐलान के साथ ही राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में नवीन जिंदल ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। हालांकि यह और बात है कि जब 2014 में वे चुनाव हारे थे, उस समय सबसे ज्यादा वे भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर थे। कोयला घोटाला हुआ था, उसमें नाम जो नवीन जिंदल का लिया गया था, उस समय सबसे ज्यादा निशाने पर वे भाजपा के ही थे। और अब यह अलग बात है कि भाजपा में वे शामिल हो गए हैं, और भाजपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार कुरुक्षेत्र से बना दिया है। और दूसरा एक बड़ा चेहरा, अगर बात करें चौधरी देवीलाल के बेटे रणजीत सिंह चौटाला, हरियाणा सरकार में बिजली और जेल मंत्री हैं, और अभी हाल ही में वे जो नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, उसमें भी उन्हें शामिल किया गया था। सरकार बदली, लेकिन रणजीत सिंह उन्हीं पदों पर वापस आ गए। और एक और खास बात है कि रणजीत सिंह रानिया विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीते थे, और अगर वैसा देखा जाए तो एक तरह से यह दल बदल ही होता है कि रणजीत सिंह चौटाला निर्दलीय लोगों ने चुना था और वे किसी पार्टी में शामिल हो गए, तो दल बदल होता है। लेकिन देखिए, समय 6 महीने का ही रह गया है हितेंद्र, तो ऐसे में उन पर कितना वो कानून लागू होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो लगता नहीं है कि कोई इस प्रकार की कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी में वे कुछ करीब 40-45 मिनट पहले शामिल हुए और एकाएक ही उन्हें जो टिकट दे दिया गया। हालांकि नाम की चर्चा उनकी पहले से थी,
तो हिसार में भी दिलचस्पी भरा चुनावी माहौल देखने को मिलेगा, रोचक मुकाबला होगा। क्योंकि पहले से ही अगर बात करें तो रणजीत सिंह चौटाला के बड़े भाई प्रताप सिंह चौटाला की पुत्र वधू सुनैना चौटाला के नाम का ऐलान जो है वो इनेलो की ओर से किया जा चुका है। और यही जेजेपी की बात करें तो जेजेपी की ओर से भी बाडड़ा से जो विधायक हैं नैना चौटाला, उनके नाम को लेकर चर्चाएं हैं। तो अगर वही उम्मीदवार उतरते हैं तो निश्चित रूप से एक पारिवारिक जो मुकाबला, रोचक मुकाबला यहां हिसार की सीट पर देखने को मिल सकता है। और अगर रोहतक की बात करें तो रोहतक में ही जो सांसद थे डॉक्टर अरविंद शर्मा, उन्हें ही दोबारा भरोसा जताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने रोहतक से अपना उम्मीदवार बनाया है। अरविंद शर्मा को देखो, मैं तो पहले से हमेशा कहता हूं कि राजनीतिक तौर पर कुछ जो किस्मत के धनी जो व्यक्ति हैं राजनीति में, उनमें अरविंद शर्मा का भी नाम है। सोनीपत से पहला उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा सांसद के रूप में, वे चुनाव जीते। उसके बाद सीटें बदलते रहे, करनाल से भी चुनाव लड़ा, वहां से भी जीते। उसके बाद यहां आ गए, भाजपा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए तो रोहतक से उन्हें टिकट दिया गया और वे चुनाव जीत गए थे। हालांकि मार्जिन जो था वो करीब 7500 के वोटों का था, लेकिन चुनाव उन्होंने रोहतक से जीता और दीपेंद्र हुड्डा को हराने का काम किया। और अब देखिए पुनः उन पर भाजपा ने भरोसा जताते हुए रोहतक से ही उम्मीदवार बनाया है। और सोनीपत सीट की बात करें हितेंद्र, तो सोनीपत से मोहनलाल बडोली भारतीय जनता पार्टी का अब चेहरा बने हैं लोकसभा चुनाव के लिहाज से। और वे राई से विधानसभा में चुनाव जीते थे 2019 में, अभी मौजूदा विधायक हैं और भाजपा के जो पुराने कार्यकर्ताओं में आते हैं। 1985 से उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। उस समय वे आरएसएस में सक्रिय थे, बाद में भाजपा में शामिल हो गए और 2021 में भी देखिए उन्हें 2020 में राई का जो सोनीपत का जिलाध्यक्ष बनाया गया था भाजपा का, और फिर वहां प्रदेश महामंत्री के रूप में उन्हें शामिल किया गया और वे जो आगे भी उन्हें कोर कमेटी में भी भाजपा की यहां स्टेट की में शामिल किया गया। अब सोनीपत से वे चुनाव मैदान में उतर गए हैं और देखिए अभी कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन पर जरूर निगाहें बनी हुई है कि वो कौन से चेहरे कांग्रेस लाती है, क्योंकि वहां भी मंथन और माथापच्ची चल रही है, लेकिन अब तक जो है चेहरा कोई सामने नहीं आया है। जी बिल्कुल अमित, ये सही कहा आपने कि अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई नाम सामने नहीं आया है कि कौन कहां से लड़ेगा, लेकिन कुछ संभावित हैं और लगभग तय है उनका नाम। चाहे रोहतक की बात करें, भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें, तो लगभग तय है यहाँ पर कौन चुनाव लड़ने जा रहा है। लेकिन अगर बीजेपी की ही बात मैं करूं, बीजेपी की तरफ से 10 की 10 सीटों पर जो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, वो भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो लोग दूसरे दलों से आए हैं उनको कहीं ना कहीं ज्यादा तवज्जो मिली है बीजेपी में। निश्चित रूप से हितेंद्र, यह तो देखने को मिल ही रहा है कि भाजपा के पास जो चेहरे अभी उतारे गए हैं चुनाव मैदान में, वो ज्यादातर उनमें से कांग्रेसी चेहरे हैं। वे पहले कांग्रेस की राजनीति करते थे। अगर 10 की 10 सीटों का ही मंथन किया जाए तो देखिए राव इंद्रजीत सिंह पहले कांग्रेस में थे, लेकिन वे 2014 में कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो वे भी एक तरह से कांग्रेस की उन्होंने लंबे समय तक राजनीति की है और वे 2014 से आए और लगातार विधायक का तीसरी बार उन पर जो है वो जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी ने डाली है टिकट की, और वे तीसरी बार भाजपा की टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। और 2 बार से देखिए वे मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे हैं। और अगर बात करें रणजीत सिंह चौटाला हालांकि अभी मौजूदा निर्दलीय एमएलए हैं, लेकिन वे भी कांग्रेस में शामिल रहे। उससे पहले वे शुरुआती जीवन में जब उन्होंने राजनीति शुरू की, वे अपने पिता के साथ चले, लेकिन बाद में उनका जो पारिवारिक जिस प्रकार से मनमुटाव हुआ, उसके बाद वे कांग्रेस में आ गए और कांग्रेस की राजनीति करते रहे। बीच में वे भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, उस समय वेंकैया नायडू की मौजूदगी में ही उन्हें भाजपा में शामिल करवाया गया, लेकिन ज्यादा समय तक वे भाजपा में नहीं टिके और फिर कांग्रेस में चले गए। और देखिए कांग्रेस में टिकट कटा तो वे निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर आए थे और चुनाव जीते और मंत्री भी बने। अब वे भी भाजपा के टिकट पर हिसार से चुनाव मैदान में है। हालांकि यहां हिसार की बात ही करूं तो कुलदीप बिश्नोई के नाम की भी चर्चा थी। उनके बेटे भव्य बिश्नोई आदमपुर से चुनाव मैदान में है। उनके समर्थकों को भी निराशा जरूर हुई है कि कुलदीप बिश्नोई को टिकट नहीं मिला, क्योंकि चर्चा तो थी, कैप्टन अभिमन्यु का नाम भी था। उन्हें भी निश्चित रूप से निराशा होती है उनके समर्थकों को जब नाम नहीं आता। तो ऐसे में रणजीत सिंह चौटाला वहां हिसार से उतरे हैं। और अगर नवीन जिंदल की बात करें तो नवीन जिंदल भी देखिए उनकी राजनीतिक पारी बात करें कांग्रेस से उनके पिता ने शुरू की थी, लेकिन उनका भजनलाल से मनमुटाव रहा
और वे हरियाणा विकास पार्टी में आ गए। हरियाणा विकास पार्टी की टिकट पर कुरुक्षेत्र से ही ओपी जिंदल ने चुनाव लड़ा था उस समय, और वे सांसद बने थे कुरुक्षेत्र से, लेकिन बाद में वे हिसार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरे, वहां से विधायक बने और मंत्री भी बने, लेकिन एक दुर्भाग्य से एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उपचुनाव हुआ। उनकी पत्नी सावित्री जिंदल चुनाव मैदान में हिसार से उतरी थी, विधायक बनी और बाद में मंत्री भी बनी। नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से 2 बार सांसद रहे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस की टिकट पर। वे भी पुराने कांग्रेसी हैं और अब वे नए रूप में भाजपाई होकर भाजपा की टिकट पर चुनाव मैदान में उतर आए हैं। और धर्मवीर की बात करें, वे तीसरी बार उन पर भी देखिए दारोमदार रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। वे भी कांग्रेस की राजनीति करते रहे लंबे समय तक, और 2 बार से 2014 में वे भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए, उन्हें टिकट मिला। 2 बार वे सांसद बने भिवानी महेंद्रगढ़ से, और अब तीसरी बार भी उन्हीं पर विश्वास जताया है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने। तो ऐसे में देखिए कई ऐसे चेहरे, बंतो कटारिया की बात की जा सकती है, उनके पति लंबे समय तक जो रतनलाल कटारिया लंबे समय से जो राजनीति भाजपा की उन्होंने की, और अब बंतो कटारिया पर भी भाजपा ने विश्वास जताया और वे अंबाला सीट से चुनाव मैदान में है। तो ऐसे में जो चेहरे आ रहे हैं वे ज्यादातर उनमें कांग्रेसी है, इसमें कहना कोई दो राय नहीं है। चाहे रविंद्र शर्मा की बात करें, नवीन जिंदल की बात करें, राविंद्रजीत की बात करें, धर्मवीर की बात करें, रणजीत सिंह चौटाला की बात करें, तो ऐसे में यह सभी चेहरे, और अशोक तंवर एक नाम देखिए, अशोक तंवर का रह गया। अशोक तंवर कांग्रेस की राजनीति करते रहे, वे छात्र संगठन जब एनएसयूआई है कांग्रेस का, उसके वे प्रमुख बने, और उसके बाद से लंबे समय तक युवा कांग्रेस में सक्रिय रहे। भाजपा जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष बने 2014 में, लेकिन प्रदेशाध्यक्ष बनते ही चुनाव लोकसभा का हार गए थे। 2009 में जीते थे, 2014 में हार गए, 2 बार लगातार चुनाव हारा। 2014 में वे इनेलो के चरणजीत चन्नी से सिरसा सीट से हार गए थे, और 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी की सुनीता दुग्गल थी, उनसे वे चुनाव में करीब 3.25 लाख वोटों के अंतर से पराजित हुए थे। अब अलग बात है कि सुनीता दुग्गल का टिकट कट गया, और अगर अशोक तंवर की बात करें, वे कांग्रेस छोड़कर अपना मोर्चा उन्होंने अपना बनाया, उसके बाद वे तृणमूल कांग्रेस में चले गए, और उसके बाद जो है अब आम आदमी पार्टी की राजनीति भी वे करते रहे और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने, लेकिन वहां भी उनका जो मन नहीं लगा, उसके बाद वे भाजपा में आ गए, और शायद टिकट का आश्वासन उन्हें मिला होगा, और वे सिरसा से जो है उन्हें टिकट मिल गया, सुनीता दुग्गल का टिकट कट गया। तो ऐसे में देखिए वे भी कांग्रेस की राजनीति करते रहे हैं। तो ऐसे में इस बार जो ज्यादातर चेहरे हैं, अगर मनोहर लाल को छोड़ दिया जाए, बंतो कटारिया को छोड़ दिया जाए, मोहनलाल बडोली को छोड़ दिया जाए, तो ज्यादातर जो चेहरे हैं, देखिए कृष्णपाल गुर्जर का नाम भी मैं लेना चाहूंगा, वे भी लंबे समय से भाजपा की राजनीति ही कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो चेहरे हैं 6, वे पुराने कांग्रेसी रहे हैं, और इस बार जो है वो मैदान में, चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। जी हितेंद्र। बिल्कुल, लेकिन अमित एक और सवाल यहाँ पर रहेगा मेरा छोटा सा, क्योंकि जो चेहरे अभी 10 के 10 उतार दिए गए हैं चुनावी मैदान में, वो कितने हैवीवेट उम्मीदवार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? क्या उम्मीद की जाए जिस रणनीति के तहत जो दावा बीजेपी कर रही है कि 10 की 10 सीटों पर कमल खिलेगा, क्या ये उम्मीदवार सफल रह पाएंगे? हालांकि अभी तक विपक्ष की तरफ से कोई चेहरा सामने नहीं है ज्यादातर सीटों पर। एक ही सीट ऐसी है जहां कुरुक्षेत्र, जहां पर 2 विपक्षी उम्मीदवार सामने हैं, उसके अलावा और कोई सीट ऐसी नहीं है जहां पर कोई विपक्ष का अभी तक उम्मीदवार सामने आया हो। देखिए हितेंद्र, अगर प्रदेश की राजनीति की लिहाज से बात करें और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से बात की जाए, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कुरुक्षेत्र से शुरू करना चाहिए चर्चा करना भी, क्योंकि कुरुक्षेत्र देखिए ऐसी सीट है जहां पर 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। INDA गठबंधन की ओर से डॉक्टर सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है, 9 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई है, और 1 सीट कुरुक्षेत्र की आम आदमी पार्टी को दी गई है, वहां से सुशील गुप्ता चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। दूसरे अगर कद्दावर नेता हैं, वैसे देखा जाए तो इकलौते विधायक हैं इनेलो के, लेकिन मजबूती से जुझारू राजनीति करते हैं अभय सिंह चौटाला, वे चुनाव मैदान में उतरे हैं, और अब नवीन जिंदल भी उतर गए हैं। तो एक तरह से वहां की जो कुरुक्षेत्र के चुनावी महाभारत की जो पूरी तस्वीर है, वो हितेंद्र पूरी स्पष्ट हो चुकी है कि वहां से उम्मीदवार उतर चुके हैं। और देखिए नवीन जिंदल और अभय सिंह चौटाला का पहले भी मुकाबला रहा इस सीट पर, उस समय अभय सिंह चौटाला करीब 1.5 लाख वोटों के अंतर से पराजित हुए थे नवीन जिंदल से। तो एक दोबारा से एक मुकाबला जो है वो दोनों के बीच देखने को मिलेगा, और सुशील गुप्ता
त्रिकोणीय मुकाबला बनाते हैं या किस प्रकार से बनाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन कुरुक्षेत्र में चेहरे साफ हो चुके हैं कि कौन कौन चुनाव मैदान में उतर चुका है। और करनाल से मनोहर लाल खुद अब तक मुख्यमंत्री थे और अभी कुछ दिनों पहले ही उनका बदलाव हुआ और वे करनाल से अपना भाग्य आजमाने के लिए उतरे हैं। देखिए करनाल सीट भी अगर बात करें तो वो संजय भाटिया का टिकट कटा वहां से। संजय भाटिया ने देश में सर्वाधिक जो जीत मिली किसी उम्मीदवार को उनमें शामिल थे, उनका टिकट काटकर मनोहर लाल को दिया गया है। मनोहर लाल निश्चित रूप से वहां मजबूती दिखाएंगे क्योंकि अब तक कोई चेहरा सामने नहीं आया है। जब तक चेहरे नहीं उतरते चुनावी तस्वीर स्पष्ट नहीं हो पाती। हिसार की बात करें तो जैसा मैंने पहले कहा कि वहां से सुनैना चौटाला, प्रताप सिंह चौटाला की पुत्र वधू है, रणजीत सिंह चौटाला के बड़े भाई की जो पुत्र वधू है, तो ऐसे में उनकी भी पुत्र वधू हुई। तो पुत्र वधू का एक तरह से उनका ऐलान इनेलो ने कर दिया है, तो एक वहां भी जो थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हुई है। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार जब तक नहीं आ जाएंगे, शतरंज के देखिए विसात तो बिछी हुई है, मोहरे सजने के बाद पता चलेगा कि राजनीतिक तस्वीर क्या है। हालांकि उम्मीदवारों के लिहाज से देखिए रोहतक में चर्चा चल रही, दीपेंद्र हुड्डा उतरेंगे चुनाव मैदान में। पिछली बार वे करीब 7500 वोटों के अंतर से हारे थे और वो एक दिलचस्पी भरा मुकाबला हमेशा बिल्कुल, यानी कि दिलचस्पी भरा मुकाबला रहने वाला है। सीधे सीधे नहीं कहा जा सकता कि 10 की 10 सीटों पर कमल खिलेगा या नहीं। और जब उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से सामने होंगे, कांग्रेस या इनेलो की तरफ से सामने होंगे, तो साफ तौर पर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कौन से उम्मीदवार में कितना दम है। और पूरी तरह तो स्थिति स्पष्ट 4 जून को ही होगी। हमें तो इंतजार करना होगा हमें अभी 4 जून तक का कि कौन कहां पर बाजी मारता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जो आपने विस्तार से विश्लेषण किया सभी सीटों का, सभी उम्मीदवारों का। तो ये कुछ नए चेहरे, जो 4 सीटें बाकी रह गई थी वहां पर भी अपने चारों के चारों उम्मीदवारों का ऐलान हरियाणा में बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। अब इंतजार है दूसरे दलों के उम्मीदवारों का।